चलिए स्टार्ट करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 शोकाधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 141 है। तो स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। LLB सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 29 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम है। और जब एग्ज़ाम होगा तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनका एनालिसिस किया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली सारे सब्जेक्ट्स की OMR की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता संबंध प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 48। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 69 का। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से किस धारा में भार को परिभाषित किया गया है? 143 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 100। प्रत्यासन का सिद्धांत लागू होता है। प्रत्यासन का सिद्धांत लागू होता है बंधक में। प्रत्यासन का संबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा से संबंधित है? 145 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 92। ठीक है, धारा 92। निम्नलिखित किन मामलों में प्राथमिकता का सिद्धांत धारा 48 लागू नहीं होता? 146 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नोटिस द्वारा प्राथमिकता और साल्वेज लिएन। आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। विचाराधीन वाद या लंबित वाद के प्रावधान निहित हैं। विचाराधीन वाद या लंबित वाद के प्रावधान निहित हैं किसमें? धारा 50 में। सही उत्तर बताना है। बहुचर्चित नियम मोचन ऊपर को और पूर्वबंध नीचे को सम्मिलित है। धारा 91 और 94 का। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सकब्जा बंधक ग्रहीता के संबंधित कर्तव्यों का उपबंध करती है? 149 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 76। अवयस्क को किया पट्टा शून्य होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संगत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? 151 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को। कपटपूर्ण अंतरण के सिद्धांत या कपटपूर्ण ट्रांसफर के सिद्धांत धारा 53 के प्रमुख तत्व निम्न में से कौन है? अचल संपत्ति, कपटपूर्ण उद्देश्य या वैध अंतरण या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। न्यायोचित सूचना का सिद्धांत संपत्ति अंतरण की किस धारा में लागू नहीं होता है? 153 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 103 में। क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित किन धाराओं के समूह में पट्टे का वर्णन किया गया है? जो पट्टे का वर्णन किया गया वो किया गया धारा 105 से लेकर धारा 117। निम्नलिखित में से कौन पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण अंतरण पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि आंशिक अंतरण, पक्षकार और संपत्ति ये पट्टे के आवश्यक तत्व हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम का कौन सा उपबंध पट्टा की परिभाषित करता है? 157 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 105। अजन्मा व्यक्ति अंतरण पर निहित हित कब अर्जित करता है? राइट आंसर हो जाएगा जन्म लेते ही। कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा स्थावर संपत्ति को विक्रय जो 100 रुपये से अधिक हो। एक पट्टा किया जा सकता है। एक पट्टा किया जा सकता है केवल एक निश्चित अवधि के लिए, केवल शाश्वत काल के लिए, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। बा को खेल का पट्टा इस शर्त पर देता है कि बा 1 घंटे में 100 मीटर चले। पट्टा कैसा है? पट्टा शून्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के कौन से समव्यवहार में संपत्ति में हित उत्पन्न नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा अनुज्ञप्ति, इसमें हित उत्पन्न नहीं होता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 A का आवश्यक तत्व नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा चल संपत्ति। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है या ट्रांसफर की जा सकती है? किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित ना हो।
क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए? पंजीकरण आवश्यक नहीं, हो जाएगा राइट आंसर। संपत्ति अंतरण या संशोधन अधिनियम 2002 से किस धारा में संशोधन किया गया है? 166 का राइट आंसर हो जाएगा, धारा 106 में संशोधन किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के संगत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? 167 का राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार को। निम्न में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना। नेक्स्ट है 169, पट्टाकर्ता और पट्टेदार में अधिकार और दायित्व ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट या टीपीए की किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा, धारा 108। स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा हो सकेगा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा। तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथम न हो तो कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति का पट्टा कितनी अवधि का माना जाएगा? 171 का राइट आंसर हो जाएगा, द्विवार्षिक। निम्नलिखित में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा? 172 का राइट आंसर हो जाएगा, 11 महीने की अवधि का पट्टा। भोग बंधक एवं पट्टे में अंतर किस आधार पर किया जाएगा? 173 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या मोचन का अधिकार स्पष्टतः सुरक्षित रखा गया है? क्या कोई स्पष्ट संविदा है? क्या ब्याज निर्धारित है? तो इन सभी के द्वारा भोग बंधक एवं पट्टे में अंतर किया जाएगा। बंधक का प्रतिफल हो सकता है, बंधक का प्रतिफल कैसा हो सकता है? वर्तमान व भविष्य का। पट्टे का पर्यवसान हो सकता है, पट्टे का पर्यवसान हो सकता है किस कंडीशन में? केवल विवचित समर्पण से, केवल समपहरण से, केवल समय के बीत जाने से। तो इन सभी से पट्टे का पर्यवसान हो सकता है। मोचन का अधिकार क्या है? मोचन का अधिकार बंधनकर्ता का अधिकार है। निम्न अंतरण में कौन सा मौखिक किया जा सकता है? पट्टे का त्याग क्या है? मौखिक किया जा सकता है। इक्विटेबल बंधक के लिए ऋण का कौन सा रूप हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा, प्रोद्भवमान, शर्त सहित व समाश्रित, वर्तमान। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। धारा 52 का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होगा? तो भरण पोषण के मामलों में, लेखा संबंधी मामलों में, प्रशासकीय मामलों में। तो इन सभी में धारा 52 का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इक्विटेबल बंधक कहाँ पर लागू है? इक्विटेबल बंधक कहाँ पर लागू है? तो सभी जगह पर लागू है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा, तो मौखिक सूचना के द्वारा। विलक्षण बंधक का लक्षण है, विलक्षण बंधक का लक्षण है पंजीकरण अति आवश्यक है। होल्डिंग ओवर का क्या प्रभाव होगा? पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा, पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा। लंबित वाद का सिद्धांत लागू होता है, लंबित वाद का सिद्धांत लागू होता है प्रतिवादी तथा प्रतिवादी के बीच, वादी तथा वादी के बीच, वादी एवं प्रतिवादी के बीच। ये सभी सही हो सकते हैं, हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा पट्टे के अत्यधारण के प्रभाव से संबंधित है? 185 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 116। दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? तो दान की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है धारा 122 में। धन का विनिमय संबंधी प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित धाराओं में से किस में उपबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 187 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 121। संपत्ति अंतरण अधिनियम में वर्णित विनिमय बराबर होता है दान के, विक्रय के, विभाजन के, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। लिस पेंडेंस का आवश्यक तत्व नहीं है, लिस पेंडेंस का आवश्यक तत्व नहीं है किसी भी व्यक्ति द्वारा संपत्ति का अंतरण करना। लंबित वाद का सिद्धांत अधिनियम की किस धारा के तहत है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 52। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 निम्न में से किस प्रकार के दान से संबंधित है?
राइट आंसर हो जाएगा जीवित व्यक्तियों के बीच दान से। धारा 60 द्वारा प्रदत्त अधिकार कहलाता है, क्या कहलाता है? सशर्त अधिकार, निर्वाचन अधिकार, मोचन अधिकार। उपयुक्त सभी टाइप के जो अधिकार हैं धारा 60 द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। निम्नलिखित अनिवार्य तत्वों में से दान करने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिफल का होना। 194 है, दान के बारे में आदाता प्रतिग्रहण करने से पूर्व मर जाता है तो 194 का राइट आंसर हो जाएगा दान शून्य है। भारतवर्ष में विमोचन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये व्यवस्था जन्य अधिकार है। लिस पेंडेंस का तात्पर्य क्या है? तो संपत्ति को बाद के विचाराधीन कार्रवाई तक अंतरित न करना। दान के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जंगम या स्थावर संपत्ति प्रतिफल आवश्यक नहीं है। दान के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। अगर कोई दान करता है तो उसके लिए प्रतिफल का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है प्रतिफल। दान तो दान होता है। यदि एक भूमि पर ऋणदाता को देय शेष तथा उसी भूमि पर शासन को लगान देना शेष है तो पहला प्रभाव होगा सरकार का भूमि पर लगान। वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्तियों को शामिल करते हुए किया गया दान है। किस प्रकार का दान है? तो केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य है। वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्तियों को शामिल करते हुए किया गया दान क्या है? केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य है। बंधक धन को चुकाने के बाद बंधककर्ता को अधिकार है, क्या अधिकार है? बंधकदार से संबंधित बंधक के दस्तावेजों को वापस लेने का अधिकार है, बंधक संपत्ति का कब्जा वापस लेने का अधिकार। उपयुक्त दोनों अधिकार प्राप्त हैं। कपटपूर्ण अंतरण के सिद्धांत जो कि धारा 53 में है, उसके प्रमुख तत्व निम्न में से कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति, कपटपूर्ण उद्देश्य, वैध अंतरण। उपयुक्त सभी। भविष्य की संपत्ति का दान है। भविष्य की संपत्ति का दान क्या है? शून्य है। लिस पेंडेंस के प्रयोग एवं उदाहरण पर महत्वपूर्ण वाद है। 203 का राइट आंसर हो जाएगा हय्याज हुसैन बनाम प्राग नारायण, बेलामी बनाम सेवाइन और केदारनाथ बनाम शिव नारायण। ये सभी लिस पेंडेंस के प्रयोग एवं उदाहरण पर महत्वपूर्ण केस हैं। दुर्भर दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 127 में बताया गया है दुर्भर दान को। आभार दान ऐसा दान है जो आभार प्रदर्शक हो। लिस पेंडेंस सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व है? तो कोई वाद या कार्यवाही, किसी वाद का कार्यवाही का पेंडिंग होना या लंबित होना, प्राधिकरण न्यायालय। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निहित हित प्राप्त होने के बाद निम्न में से क्या प्रभाव होगा? अंतरिति को स्वामित्व प्राप्त होता है, ऐसा हित वंशानुगत होता है, अंतरिति के बाद निहित हित उनके वारिसों तक पहुंच जाता है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है? 208 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा दान संपत्ति अंतरण अधिनियम से शासित नहीं होता है? 209 का राइट आंसर हो जाएगा अनर्ह व्यक्ति को दान। अनुयोज्य दावों के लिए अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम में किया गया है। किस धारा में? 210 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 130 में। कौन सा संपत्ति अंतरण पद के अंतर्गत नहीं आता? 211 का राइट आंसर हो जाएगा पारिवारिक समझौता या बंदोबस्त। कौन सा कथन सत्य नहीं है? समाश्रित हित निहित हित में नहीं बदला जा सकता, तो ये सही नहीं है। समाश्रित हित का अंतरण नहीं किया जा सकता है, ये सही है। समाश्रित हित वंशानुगत नहीं है, ये सही है। समाश्रित हित को कुर्क नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। लेकिन समाश्रित हित निहित हित में नहीं बदला जा सकता है, तो ये गलत है।
संपत्ति अंतरण में विधि शाश्वतता के विरुद्ध क्यों है? 213 का राइट आंसर हो जाएगा व्यापार को हानि होगी, इससे संपत्ति का अंतरण या ट्रांसफर अन्य को नहीं हो पाएगा, औद्योगिक प्रगति नहीं होगी। तो इन सभी कारणों से संपत्ति अंतरण में विधि शाश्वतता के विरुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है? 214 का राइट आंसर हो जाएगा विभाजन या बंटवारा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 215 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। माँ के पेट में बच्चा है तो वह अस्तित्व में नहीं माना जाएगा। अजन्मे व्यक्ति को अंतरण सीधे नहीं हो सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता प्रकाश से, जल से, वायु से या इन सभी से। तो इन सभी से कोई संबंध नहीं होता संपत्ति ट्रांसफर का, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का। प्रतिलिप्याधिकार लेखक की मृत्यु के पश्चात जारी रहता है। प्रतिलिप्याधिकार, प्रतिलिपि का अधिकार लेखक की, जो लेखक लिखता है उसकी मृत्यु के पश्चात जारी रहता है। कितने वर्ष तक? 60 वर्ष तक। शाश्वतता का नियम है। शाश्वतता का क्या नियम है? संपत्ति को अजन्मे व्यक्ति को अंतरण करना। संपत्ति को जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, अभी जन्मा नहीं है, उसको ट्रांसफ़र करना, ये शाश्वतता का नियम है। लंबित वाद के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुकदमे के दौरान नए तथ्य की सृष्टि से रोकना, यथा स्थिति का संरक्षण, वाद बाहुल्य का प्रतिरोध। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? बंधक, पट्टा, विक्रय या उपर्युक्त सभी। 220 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विनिमय में पक्षकारों द्वारा दिए गए धन के असली होने के बारे में वारंटी देने का प्रावधान किस धारा में है? 221 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 121। संपत्ति विधि अधिनियम के अंतर्गत पारित डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील की अवधि है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 दिन। निम्न में से कौन कब्जा अर्जन की रीति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जन। धारा 53 के तहत कपटपूर्ण अंतरण से तात्पर्य है ऐसा अंतरण जो ऋणदाताओं को विफल या विलंबित कराने के उद्देश्य से किया गया हो। कपटपूर्ण अंतरण होगा, शून्यीकरण होगा। किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है? तो वस्तुतः संरक्षक को संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है। दस्तावेज के संबंध में अनुप्रमाणित का अर्थ है जिसे साक्ष्यित किया है किसने? दो या अधिक साक्षियों ने। कौन कौन से कार्य भागिक पालन में नहीं आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मालगुजारी का अग्रिम भुगतान, मौखिक संविदा में संविदा पूर्ण होने के पूर्व किए गए कार्य। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भागिक पालन का सिद्धांत आधारित है कॉमन लॉ के सिद्धांत पर, साम्य के सिद्धांत पर, विधि के सिद्धांत पर। इन सभी पर भागिक पालन का सिद्धांत आधारित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार लिखित से अभिप्रेत है। लिखित से अभिप्रेत है क्या? अवसीयती लिखित। विक्रय का कौन सा आवश्यक तत्व है? विक्रय का कौन सा आवश्यक तत्व है? तो पक्षकार, कीमत, संपत्ति अंतरण। उपयुक्त सभी आवश्यक तत्व हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण में सम्मिलित है पारिवारिक समझौता, विभाजन, समर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धारा 54 मुसलमानों तथा हिंदुओं दोनों पर लागू होगी। यह सिद्धांत किस वाद में है? यह गफरुद्दीन बनाम हामिद हुसैन वाद में है। अधोलिखित में किस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता? अचल संपत्ति का, भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार, कॉपीराइट में हिस्सा, बंधक की गई संपत्ति का हित। तो राइट आंसर हो जाएगा भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या हस्तांतरणीय नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पेंशनधारी की पेंशन राशि। क्रेता का विक्रय के पूर्व क्या अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा अदा की गई क्रय राशि पर चार्ज। क्रेता एवं विक्रेता के अधिकारों एवं दायित्वों को किस धारा में उल्लिखित किया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा धारा 55। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है? सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है धारा 7 में। अधिनियम की धारा 6 सुख अधिकार को भागों में विभाजित करती है। स्थायी सुखाधिकार, सीमित सुखाधिकार, शर्त युक्त सुखाधिकार, उपर्युक्त सभी भागों में धारा 6 विभाजित करती है। क्या अंतरित किया जा सकेगा? किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम नहीं है? तो अवयस्क सक्षम नहीं है। निर्वाचन का सिद्धांत कहाँ लागू होगा? तो जहाँ प्रत्यक्ष रूप से फायदा प्राप्त होता हो। निर्वाचन के संबंध में कौन सा वाद प्रमुख है? राइट आंसर हो जाएगा कपूर बनाम कपूर। विधि द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है। तो ये कथन सही है। यदि स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति का अंतरण दृश्यमान स्वामी द्वारा सप्रतिफल किया गया है, प्रतिफल के साथ किया गया है तथा अंतरण में या ट्रांसफर में उक्त कार्य सद्भावना पूर्वक किया है, तो उक्त अंतरण या उक्त ट्रांसफर कैसा होगा? शून्यकरणीय नहीं होगा। संपत्ति का ट्रांसफर करने के लिए या अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है कि 246 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो। अंतरणी संपत्ति उसकी अपनी हो। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। किसके बारे में करती है प्रावधान? तो अन्य संक्रामण किस धारा 10 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। तो अन्य संक्रामण के अवरुद्ध करने वाली शर्त। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कब वैध नहीं होगा? तो जब अचल संपत्ति के मामले में, नीलामी द्वारा बिक्री के मामले में, अवयस्क के मामले में, तो इन सभी में दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण वैध नहीं होगा। अजात या अजन्मा व्यक्ति के फायदे के लिए ट्रांसफर का प्रावधान या अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 13। निम्नलिखित में संपत्ति अंतरण नहीं है। तो बंटवारा, पारिवारिक बंदोबस्त, समर्पण या परित्याग, ये सभी क्या संपत्ति अंतरण नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन अंतरण की तारीख से किसी संपत्ति की आय का संचयन करने की अवधि कितनी है? तो ये है 18 वर्ष। ए अपनी भतीजी बी को 5,000 इस शर्त पर अंतरित करता है या ट्रांसफ़र करता है 5,000 रुपये कि वह अपने पति का परित्याग कर दे। ये अंतरण कैसा है? तो ये अंतरण क्या है? शून्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 निम्न किस पर लागू होती है? चल संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर, सभी प्रकार की संपत्ति पर, उपयोग सभी हो जाएंगे। राइट आंसर। निम्न में क्या अंतरित हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा आम का बगीचा ट्रांसफ़र हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता है? 255 का राइट आंसर हो जाएगा अगले दिन प्राप्त होने वाला इनाम। निम्नलिखित में से किन मामलों में निर्वाचन का सिद्धांत लागू नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा अंतरण की तिथि से 1 वर्ष। बंधक धन क्या कहलाता है? बंधक धन कहलाता है जो बंधनकर्ता द्वारा बंधकदार को दिया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 36 निम्न किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रभाजन के सिद्धांत से। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बंधक की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब्ती या विक्रय का अधिकार होता है। साधारण बंधक का निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती, ये कथन सही नहीं है। 2 अधिकारों में से चुनना जहाँ स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं था, क्या कहलाता है? तो निर्वाचन का सिद्धांत। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 कौन से विधि का सांविधिक प्रयोग है? 262 का राइट आंसर हो जाएगा विबंधन। सशर्त बंधक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है?
राइट आंसर हो जाएगा बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारा का बात संबंधित है किससे? दृश्यमान स्वामी से। विबंधन द्वारा अनुदान का परितोषण का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? 265 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 43 में। भोग बंधक में बंधकदार को बंधक धन को लेने के लिए कौन सा उपाय है? कौन सा उपाय है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बंधक संपत्ति से किराए के रूप में बंधक धन प्राप्त करने का अधिकारी है। नेक्स्ट है धारा 51 संपत्ति अधिनियम 1882 के अर्थ में अंतरिति कौन होता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। भोग बंधक तथा अंग्रेजी बंधक में क्या समानता है? दोनों संपत्ति के कब्जे का अंतरण होता है। दोनों में संपत्ति के कब्जे का अंतरण होता है। संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए या पेंडिंग रहते हुए संपत्ति का ट्रांसफर होगा या अंतरण होगा। न्यायालय की डिक्री आदेश के अधीन प्रभावित हो सकेगा। को 1 लाख रुपए बाकी अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 जब भी चाहे वापस ले सकेगा। तो यह दान कैसा दान है? तो ये पूर्णतः वैध है। बाको 1 लाख रुपए बाकी अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 जब भी चाहे वापस ले सकेगा। तो ये दान कैसा है? तो ये पूर्ण वैध दान है। सही जोड़ा मिलाना है इसमें, तो इसका देखिए सा हो जाएगा ऑप्शन राइट। क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व ये दिए गए हैं धारा 55 में। पास्य क्रेता द्वारा क्रयबद्ध ये दिया गया है धारा 56 में। और विक्रय पर विलंगमों का उन्मोचन ये दिया गया है धारा 57 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 272 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति। ठीक है, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। धारा 54 के अंतर्गत विक्रय के आवश्यक तत्व निम्न में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 प्रभावित नहीं करती है पूर्व स्थापित पूर्व विद्यमान अधिकारों को। कपटपूर्ण अंतरण परिभाषित है। कपटपूर्ण जो ट्रांसफर होता है वह परिभाषित है किस धारा में? तो ये धारा 53 संपत्ति अंतरण अधिनियम। दान के लिए क्या आवश्यक है? 276 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरण तथा प्रतिग्रहण, जंगम या स्थावर संपत्ति, दाता तथा अदाता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। जहाँ स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है वहाँ ऐसी लिखत निष्पादित की जाएगी पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार दोनों के द्वारा। भागिक पालन के मामले में अंतरिति के साथ क्या आवश्यक नहीं है? 278 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरिति को नोटिस। स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा किया जा सकेगा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा। संपत्ति अधिनियम की धारा 53 एक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भागिक पालन से। स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी पट्टा या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा एक मास हो जाएगा इसमें राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।